तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अपना जो बचा हुआ जो पोर्शन था, बचा हुआ जो भाग था, यानी कंपोजिशन का हमने बोला था कि हम मेमो बाद में करवा देंगे, और ग्रामर जो है, ये वाला जो ग्रामर जो भाग है, ये दोनों हमने बोला था कि हम बाद में करवाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग मेमो से। ये वीडियो कक्षा 9 के लिए है, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। हम लोग पैनोरामा पार्ट 1 अंग्रेजी की जो पाठ्य पुस्तक है उसको पढ़ रहे हैं। तो अन्य लोग भी जिन्हें मेमो जानना हो वो भी देख सकते हैं, लेकिन क्लास 9 बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ये खास कर है। तो देखो, मेमो और मेमोरेंडम, यानी मेमोरेंडम मेन वर्ड है, मुख्य शब्द है, उसको शॉर्ट में मेमो बोलते हैं। हर बार कौन इतना लिखने जाएगा, इसलिए छोटा लिखने शुरू कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए, अ मेमो इज अ शॉर्ट ऑफिशियल नोट दैट इज रिटन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विद इन द सेम कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। मेमो क्या है? एक शॉर्ट क्या होता है? छोटा। ऑफिशियल यानी आधिकारिक। नोट सब कोई समझता है, वो वाला नोट नहीं, पैसा वाला नोट नहीं है, कुछ लिख कर देना होगा। दैट इज रिटन, जिसको लिखा जाता है किसी एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान को, विद इन द सेम कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, उसी कंपनी या उसी संगठन के अंदर। जब एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ लिख कर देता है, ऑफिशियल आधिकारिक रूप से देता है, अनाधिकारिक रूप से नहीं, यानी ये नहीं कि अपना पर्सनल चीज़ नहीं। कंपनी के ही मामले में जब कोई कुछ लिख कर देता है तो उसको मेमो बोलते हैं। आगे अब इसको और हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी जो यहाँ पर लिखा हुआ है पहले हम उतना समझा दे रहे हैं। उसके बाद है कि रिक्वायरिंग एन एम्प्लॉय टू एक्सप्लेन हिज कंडक्ट imitation regarding grant of permission to do certain things requested for EPC are usually given in the form of memorandum। तो क्या बोला जाए? रिक्वायरिंग एन एम्प्लॉय टू एक्सप्लेन हिज कंडक्ट। कंडक्ट मतलब क्या होता है? तो कंडक्ट मतलब होता है व्यवहार, कैसे बिहेव कर रहा है वो, क्या क्या काम है उसका कंपनी के अंदर। तो जब कोई एम्प्लॉय जो है उसको समझाना हो कि भैया तुम्हारा क्या काम है। इमिटेशन रिगार्डिंग, इंटीमेशन यानी जानकारी होता है। रिगार्डिंग ग्रांट यानी मंजूरी या अनुदान भी होता है। एक्सेप्टेंस स्वीकृति। तो इंटीमेशन रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ परमिशन टू डू सर्टेन थिंग्स रिक्वेस्टेड, यानी कोई चीज़ अगर करवाना है किसी से कंपनी के अंदर ही, तो हम लोग मेमो को लिख कर दे देते हैं उस इंसान को, और वो करेगा, यानी सीनियर ही देगा। अब कोई ये थोड़ा ही है कि जूनियर लिख कर दे रहा है सीनियर को, नहीं। अभी हम जानेंगे और इसके बारे में। आर यूजुअली गिवन इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम, तो ये सब मेमोरेंडम के रूप में लिखे जाते हैं। It is addressed to the individual concerned and sent through the departmental section head so that the latter is aware of the matter contained in the memo। जिस इंसान को भी भेजना है उस इंसान को ये एड्रेस किया जाता है। जिस भी इंसान को भेजना है उस इंसान को एड्रेस किया जाता है, भैया तुमको भेजा जा रहा है। तुम्हारा समझ में आया? मतलब यहाँ से यहाँ पर भेजा जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। और किसके द्वारा भेजा जाता है? जो डिपार्टमेंटल है या डिपार्टमेंट जो भी है या सेक्शन जो भी है, हर ऑफिस में डिपार्टमेंट होते हैं। जिसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट अलग हो गया,
वर्किंग डिपार्टमेंट अलग हो गया है, तो सब में डिपार्टमेंट बना होता है, सबका अलग अलग काम होता है, सबका अलग अलग काम होता है। तो डिपार्टमेंट और सेक्शनल हेड द्वारा जो भी इंसान है उसको भेजा जाता है, और इसलिए ऐसा किया जाता है कि जो लेटर यानी जो बाद वाला यानी जिसको भेजा जा रहा है वो उसको ये अवेयर हो जाए, वो उसको पता रहे कि यह कुछ लिखा गया है और हमको एक्ट करना है ना। अब पता चलेगा कि एक चपरासी मैनेजर को लिख कर भेज रहा है, तो उसके बातों का उतना कुछ महत्व तो नहीं रहेगा, है ना। लेकिन अगर मैनेजर अपने एम्प्लॉय को भेज रहा है तो उसका बहुत महत्व है, इम्पोर्टेंस है उसका। द एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। और जो एक्चुअल फॉर्मेट यानी कैसे लिखना है, क्या क्या सबसे पहले क्या रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, ये हर कंपनी से कंपनी बदलते रहता है। और फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन टू अथर, और या जिस संगठन के द्वारा भी बदलता है, या जो डिफरेंट जो ऑथर्स हैं, जो लेखक हैं, वो भी अपने अपने हिसाब से लिखते हैं। तो ये तो हुआ इतना। अब हम इसमें से अन्य भी जगह से जहाँ से हम ढूंढ कर लाए हैं, या जो वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अपना डिफिनीशन पर आते हैं। अपना जो बात है क्या है, अ मेमोरेंडम और शॉर्टली नोन एज अ मेमो, एक मेमोरेंडम या जिसको छोटे में ही मेमो बोल दिया जाता है, इज अ प्रिसाइज यानी सटीक, ठीक है, सटीक। ऑफिशियल नोट यानी आधिकारिक नोट होता है, यूज टू इन्फॉर्म बताने के लिए, डायरेक्ट निर्देश देने के लिए, या और एडवाइस सुझाव देने के लिए, एडवाइस द मेंबर्स विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। कोई संगठन है, मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी हो सकता है, मान लो कि LIC ही है। LIC में जो मान लो जो हेड है वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको, एम्प्लॉय यानी जो वहाँ पर नौकरी करते हैं, जो यहाँ पर एम्प्लॉयड है, तो उनको लिख कर भेज रहा है, अपने जो नीचे वाले हैं उनको ये बात लिख कर भेज दिया कि आप लोगों का सैलरी बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये इन्फॉर्म हुआ कि नहीं, इन्फॉर्म किया जा रहा है कि नहीं, या डायरेक्ट भी किया जा सकता है, यानी निर्देश भी दे सकते हैं कि आपको कल यहाँ पर इतना बजे पहुँचना है ना, ये भी हो। या एडवाइस भी किया जा सकता है कि आप लोग और जो ग्राहक हैं उनके साथ अच्छा से व्यवहार करें, या जो भी है। हम एक उदाहरण दिए हैं। और विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बात बहुत ज़रूरी है इसमें, ये उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, एक कंपनी के अंदर ही होगा। ये नहीं कि एक कंपनी है ना वो दूसरे कंपनी से ये बात करेगी, नहीं। अब तुम ही सोचो ना, समझो कि एक स्कूल है, एक स्कूल का जो मॉनिटर है वो भैया अपने ही ना क्लास के बच्चों का मॉनिटर होता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो मॉनिटर है A स्कूल का और चल गया है B स्कूल में, बोल रहा है कि तुम लोग अच्छा से रहो, है ना। यह प्रिंसिपल के साथ भी ये लागू होगा। प्रिंसिपल साहब लिख सकते हैं जितने शिक्षक हैं कि कल 15 अगस्त है, आप लोगों को ये करना है, आपका ड्यूटी ये है, ठीक है। तो यही हो गया। अब इसमें सिर्फ ओनली नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर जो भी आवश्यक जानकारी होती है वही लिखी जाती है, ठीक है। ये याद रखना कि सिर्फ ये छोटा होता है, प्रिसाइज यानी सटीक, यानी बहुत बड़ा नहीं। क्यों ऐसा, क्योंकि भैया कंपनी वाला है वो आपस में बतिया रहा है, तो उन लोग को पत्र ये नहीं होता है, ठीक है। पत्र, इसमें अंतर होता है। पत्र जो होता है लेटर यानी पत्र, ये पत्र नहीं होता है। पत्र में आपको साधारण भाषा का उपयोग करना होता है, कहें कि हो सकता है कि कंपनी वाला जो है वो किसी इंसान को लिख रहा है पत्र, तो उसमें वो थोड़े ना उसमें उसको समझाना पड़ेगा अच्छा से, क्या भैया कंपनी का क्या स्टैंड है, कंपनी कहाँ पर है अपने बात पे लेकर।
फिर इसमें सिग्नेचर इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें सिग्नेचर की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन आप कर भी सकते हैं। वन टू मैनी कम्युनिकेशन, यानी एक एक इंसान जो है वो बहुत सारे इंसानों को भेज सकता है। यानी समझो ऐसे है, मान लो कि कोई कंपनी है, मान लो कि LIC ही है, और उसने कहा कि ये जितने भी काम करने वाले जो लोग हैं, उसमें जो मान लो कि जो भी मैनेजर है, उसने कहा कि भैया आप लोगों को दिवाली का बोनस मिलेगा, मिलता है ना बोनस, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, तो वो बोनस सबको मिलना चाहिए और मिलेगा भी। तो उसके लिए मैनेजर एक इंसान को लिख देगा और CC एक होता है CC करके, उसमें अन्य सभी का नाम जोड़ देगा जिसको इसको भेजना है। वरना ऐसे क्या होता है, वरना होता है ऐसे ही है कि भाई मैनेजर को सबको भेजना पड़ता है, सबको भेजना पड़ता कि ये देखिए ये हुआ भाई, मतलब ये आपका हो गया, ये लो तुम्हारा भी बढ़ा है, तुम्हारा भी बढ़ा है। ऐसा नहीं है, एक इंसान को लिख देगा और CC में ऐड कर देगा, ठीक है। तो यही होता है, जैसे ईमेल में भी वैसे ही होता है, आप कर सकते हैं। देखो जब लिखे यहाँ पर, अब जब ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, संगठन, क्या किसी कंपनी, तो मतलब सब कुछ समझता है, कंपनी के अंदर कम्युनिकेट करना हो, यानी आपस में संचार संवाद करना हो, तब हम मेमो का उपयोग करते हैं। ये इनफॉर्मल एंड कॉन्साइज, यानी अनाधिकारिक होता है। अब कोई कंपनी वाला कोई अगर इंसान को पत्र लिखता है तो उसको आधिकारिक भाषा का उपयोग करना पड़ता है ना, कि ये हमारा प्रोडक्ट है या जो भी। पर इसमें आपस में बतियाना है, जब आपस में बतियाना है तो हम लोग, जैसे में मैनेजर है वो ये लिख सकता है कि आई एम इंक्रीजिंग योर सैलरी, है ना, मैं तुम्हारा जो महीना है, जो पैसा है जितना मिलता है वो बढ़ा रहा हूँ। तो असल में वो थोड़े ना बढ़ा रहा होगा, लेकिन वो लिख सकता है ऐसे। लेकिन पत्र में नहीं लिख सकता है कोई कि आई एम इंक्रीजिंग योर सैलरी। उसमें क्या होगा, उसमें होगा कि भैया गवर्नमेंट है या जी जो भी कंपनी वाला जो है वो बढ़ा रहा है। लेकिन मेमो में कोई ये भी लिख सकता है कि भैया हम तुमको दिए परमिशन, जाओ। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट्स, यूनिट्स और सुपीरियर सबऑर्डिनेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, किसके बीच में, डिपार्टमेंट के बीच में लिखे जाते हैं। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके डिपार्टमेंट, बता चुके हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, सबका अलग अलग होता है। जैसे मान लो कि एयरफोर्स है ना, मानो कि एयरफोर्स है, ठीक है, एयरफोर्स, तो उसमें मिसाइल्स जो भी है उसमें एयरक्राफ्ट में, तो उसमें लगाने वाला अलग कोई पूरा का पूरा टीम होगा कि इनका काम होगा कि मिसाइल सिर्फ लगाना है, एक का काम होगा कि साफ करना है उसको। ऐसे ही बहुत सारे आर्मी में तो बहुत सारे मिल जाएगा डिपार्टमेंट, है ना। एक है खाना बनाने वाला, अलग डिपार्टमेंट है। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये, इन पर यूनिट्स हैं, अंदर यूनिट्स भी होते हैं, टीम्स हुआ उनके बीच। या सुपीरियर सब ऑर्डिनेट, सुपीरियर यानी जो बड़ा है, सब ऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ, सब ऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ, तो जो उनके नीचे है किसी सेम ऑर्गेनाइजेशन में, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं तो भैया, ये नहीं कि भैया अब कोई एक आर्मी वाला है, आर्मी वाला भेजने लगेगा एयरफोर्स को, नहीं, आर्मी वाला आर्मी के अंदर ही भेजेगा। ये छोटा होता है, शॉर्ट, और फिर इसमें रेफरेंस नंबर अगर जरूरत हो को डालना पड़ता है। क्यों, क्योंकि भैया कंपनी का चीज़ है ना, कंपनी का हर चीज़ का जानकारी आपको चाहिए, इसलिए रेफरेंस नंबर भी डालना पड़ता है। लेकिन ये शॉर्ट होता है, ये भी याद रखिए, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे जो हमारा पार्ट है उसमें कुछ दिया हुआ है क्या, तो फॉर्मेट, लेकिन हम वो फॉर्मेट हम नहीं बताएंगे। हमने फॉर्मेट कुछ लिखा है अपना, वो हम दिखाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हमको अजीब लगा। तो ये जो ये और इसमें लिखा हुआ क्या था कि फॉर्मेट बदल सकता है, ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे मैं देखो, ये है फॉर्मेट हमारा। फॉर्मेट में सबसे पहले क्या करेंगे
जो भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का जो नाम होगा उसको लिखने वाले हैं, जो संगठन या कंपनी का नाम होगा उसको लिखेंगे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का पिन कोड या एड्रेस, मतलब एड्रेस लिखना है उसके नीचे। फिर उसके बाद बोल्ड लेटर्स, बोल्ड लेटर यानी डबलिंग करना है पेन से। ये क्या होगा, मान लो कि लिख रहे हैं हम आदित्य, मान लो लिखते हैं हम आनंद, आनंद, तो ये हो गया सिंगल, इस पर डबलिंग कर दिए, ये क्या हो गया, बोल्ड बन गया। गाढ़े शब्दों में, गाढ़े लेटर्स में आपको लिखना है, वर्णों में, ठीक है। उसके बाद मेमोरेंडम लिखने के बाद यहाँ पर नीचे लिखना है डेट। डेट में क्या, जब मेमो को भेजा जा रहा हो तब। फिर टू यानी द रिसिपिएंट एड्रेस, रिसिपिएंट यानी जो प्राप्त करता है उसको भेजना है, उसका एड्रेस लिखना है, उसका पता लिखना है। फिर सीसी यानी अगर आपको एक से ज़्यादा लोगों को भेजना हो तो अब हम लोग सीसी का प्रयोग करेंगे। फिर फ्रॉम, कहाँ से भेजा जा रहा है। सब्जेक्ट, आखिर मेमो किस बारे में है। फिर से कंटेंट या बॉडी, क्या लिखा जाना है मेमो में। तो इसमें 2-3 बात समझ लो। क्या, पहला है मेक इट शॉर्ट एज पॉसिबल, जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाना है, मतलब लंबा नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं लिखना है। फिर से टू द पॉइंट, एकदम जो बात कहनी है सिर्फ वही। फिर यूज ऑफ लिस्ट, हो सकता है कि भैया कुछ काम हो कि अलग अलग आपको डाटा भी भेजना पड़े, डाटा यानी कुछ आंकड़े भेजना पड़े। फिर उसके बाद सेंडर्स नेम या सिग्नेचर जरूरी नहीं है, लेकिन आप कर भी सकते हैं। बहुत जगह सब लिख रहा है सिग्नेचर जरूरी है मेमोरेंडम में, और बहुत जगह हमको मिला कि नहीं है, तो हम लिख दिए हैं कि आप भेज सकते हैं या नहीं भी। फिर डेजिग्नेशन, ये बहुत ज़रूरी है। पद, आपका क्या पद है, आखिर भेजने वाले के कुछ रहना चाहिए ना। आप पता चला बोल चुके हैं कोई नहीं, चपरासी भेज रहा है मैनेजर को, तो उसका कुछ महत्व नहीं है। और थोड़ा सा जो हमने बोला था कि लेटर से अंतर होता है। देखो लेटर में सिर्फ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं होता है ना, उसमें अपने से लोग ऐड भी करते हैं, है ना। तुम कोई को पत्र लिखते हो तो सिर्फ उसको लंबा किया जाता है। जैसे में हम तुमको धन्यवाद देते हैं, आपने मेरी बात सुनी, मैंने आपका पत्र पढ़ा था, या और भी बहुत चीज़। कंपनी भी जब लिखा है तो लिखा है कि थैंक्स फॉर यूजिंग आवर प्रोडक्ट, है ना। तो उसमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन सिर्फ नहीं होता है, उसमें एडिंग भी होता है। इसमें सिग्नेचर इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन जो पत्र होता है उसमें सिग्नेचर आपको चाहिए होता है ना। फिर से 1 to many, ये देखो जैसे में पत्र में क्या होता है, पत्र में आप एक इंसान को पत्र लिखते हैं तो वो एक ही इंसान को पहुंचेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम लिखे तुमको और वो पहुंच जाएगा सबको, नहीं। लेकिन इसमें क्या था, इसमें था कि आप चाहे को एक इंसान को भी लिख सकते हैं और बहुत सारे को भी, तो भी चल जाएगा। उसमें क्या होता है, पत्र जब कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी को लिख रहा है तो वो क्या हुआ, वो पत्र हुआ, उसको पत्र कहेंगे। लेकिन जब सेम कंपनी के भीतर जब जितने लोग हैं उनको जब आपस में बातचीत करना हो, तो अब ऐसा तो नहीं है कि कोई फ़ोन करके बोलेगा कि देखो तुम्हारा सैलरी बढ़ गया है, तुम्हारा सैलरी बढ़ गया है, वैसा नहीं होगा। इसलिए एक इंसान को लिख दिया जाएगा और सबके पास भी भेज दिया जाएगा। आज के दिन को ईमेल हो गया है। फिर से इनफॉर्मल एंड कॉन्साइज, जबकि जो पत्र होता है उसमें पत्र में क्या होता है, फॉर्मल होता है, आधिकारिक रूप से लिखना पड़ता है आपको। इनफॉर्मल लेटर भी होता है, पर यहाँ पर फॉर्मल लेटर की बात की जा रही है। उसके बाद उसमें रेफरेंस नंबर नहीं देना पड़ता है, लेकिन इसमें रेफरेंस नंबर देना पड़ता है कि भैया आखिर ये कितनी बार लिखा गया है मेमो, है ना। हर बार अलग अलग होगा। रेफरेंस मतलब क्या होता है, रेफरेंस मतलब होता है संदर्भ संख्या, संदर्भ होता है, ठीक है। इतना हो गया होगा, ये भी हो गया है, बता दिए सब कुछ। अब जो एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर उसको हम लोग देख लेते हैं। एक उदाहरण क्या है, यू आर अ हेड टीचर इन
in a government school, write a memorandum to your subordinate informing him or her that a special casual leave has been granted to him or her for enabling him to participate in All India Teachers Conference to be held in Delhi. आप हेड टीचर के रूप में हैं, जो मुख्य शिक्षक हैं उसके रूप में हैं किसी सरकारी विद्यालय में, एक मेमोरेंडम लिखिए किसको, अपने सब ऑर्डिनेट यानी अपने जो अधीनस्थ हैं, आपके जो अधीन लोग हैं यानी आपसे जो जूनियर्स हैं उनको उसको ये लिखना है, एक इंसान को लिखना है उसको बताते हुए कि स्पेशल कैजुअल लीव, ये जो छुट्टी है स्पेशल वो उसको ग्रांटेड यानी उसको दे दी गई है, उसको मिल गया है, उसको मंजूरी दे दी गई है, इसलिए ताकि वो अपना जो ऑल इंडिया टीचर्स कॉन्फ्रेंस है उसमें भाग, जो कि दिल्ली में होगा, उसमें भाग ले सके। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब उसने एप्लीकेशन लिखा होगा, उस एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया गया है और उसको छुट्टी दे दिया गया है। कैजुअल लीव है, यानी देखो सरकारी जब भी जॉब होता है ना, तो सरकारी जॉब में कुछ जो छुट्टियां होती हैं, छुट्टी वो सब फिक्स होता है, यानी आप इतना दिन ले सकते हैं। पर स्पेशल में क्या है, स्पेशल में तुमको देना पड़ता है एप्लीकेशन पहले, वो पहले से फिक्स नहीं होता। जैसे में संडे ऑफ है, मान लो कोई शिक्षक है तो उसको संडे तो नहीं पढ़ाना है, लेकिन या कोई पर्व त्यौहार है तो उस दिन भी नहीं पढ़ाना है, लेकिन अगर उसको छुट्टी चाहिए किसी और दिन तो उसको लिखना पड़ेगा पहले एप्लीकेशन कि हमको ये छुट्टी चाहिए, कोई काम है मेरा, तब ना मिलेगा छुट्टी। तो इस हिसाब से उसको छुट्टी दे दिया गया है। अब आपको लिखना है ये बात उसको बताते हुए, तो मैंने लिख कर रखा है। दूसरा उदाहरण जो है ये आप लोग खुद से कीजिएगा। पहले हम पहला एग्जाम्पल समझा देते हैं। देखो मान लो सबसे पहले क्या था, ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल का नाम तो हम लिख दिए हैं राज हाई स्कूल। फिर उसके बाद नया बाजार समिति भोजपुर, हमने एक रैंडम यानी मन में आया जो एड्रेस उठा लिए हैं। ये उसका पिन कोड है, पिन कोड सही है नहीं पता है हमको, लेकिन हम उठा लिए हैं। फिर मेमोरेंडम हमने बोल्ड लेटर्स में लिखा है, गाढ़े लेटर्स में। फिर डेट है, मान लो कि 23 सितंबर 2021, या आज तो 24 हो गया जब ये वीडियो बन रहा है। फिर टू यानी किसके द्वारा भेजा जा रहा है, तो यानी किसको भेजा जा रहा है, तो अशोक कुमार को मान लो भेजा जा रहा हो, जो कि प्राइमरी शिक्षक हैं। फ्रॉम किसके द्वारा भेजा जा रहा है, तो ब्रजेश पांडे जो कि हेड टीचर है। ठीक है, रेफरेंस नंबर समझ में आ रहा होगा। रेफरेंस नंबर क्या है, 400 साल भर में इतना इतना हमने भेजा जाता है, तो वो रेफरेंस नंबर है। सब्जेक्ट क्या है, ग्रांट ऑफ परमिशन फॉर अ स्पेशल कैजुअल लीव, तो उनकी छुट्टी मंजूर कर ली गई है और उनको ये परमिशन मिल चुका है कि आप जा सकते हैं। अब हम लोग मेन बॉडी पर आते हैं। मेन बॉडी में क्या है भैया, देखो योर एप्लीकेशन फॉर द स्पेशल लीव हैज बीन एक्सेप्टेड। आपने कुछ एप्लीकेशन दिया होगा, पहले देना पड़ता है ना, तो उसको स्वीकृति मिल चुकी है, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, उसको स्वीकार कर लिया गया है। यू हैव बीन ग्रांटेड, आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 डे लीव, 3 दिवसीय छुट्टी दिया जा रहा है, जो कि 27 सितंबर से शुरू होगा और 29 को खत्म हो जाएगा। सो डैट यू कैन पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया टीचर्स कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली दिस ईयर, इसलिए ताकि आप जो ऑल इंडिया टीचर्स कॉन्फ्रेंस जो होने वाला है, होता है हर साल, बहुत चीज़ों का होता है। मान लो कि जो बिजनेसमैन है उनका भी होता है कॉन्फ्रेंस, यानी सब लोग आते हैं अलग अलग जगह से और बतियाते हैं और बातचीत होता है कि कैसे शिक्षक सब बढ़ा सकते हैं अपना जो अहमियत है उसको, हर चीज़ का होता है। वर्ल्ड लीडर्स अभी हो रहा है, अभी हाल में प्रधानमंत्री 24 सितंबर है, आज कल 25 सितंबर है, तो कल के दिन प्रधानमंत्री जो यूनाइटेड नेशन है, जो संयुक्त राष्ट्र है, उसमें वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर स्पीच देंगे। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी कॉन्फ्रेंस ही है। उसके बाद आई एक्सटेंड माई बेस्ट विशेस फॉर द कॉन्फ्रेंस, और मैं अपना तुमको बेस्ट विश भेज रहा हूँ, अपने ओर से मंगल कामना तुमको भेज रहा हूँ तुम्हारे कॉन्फ्रेंस के लिए।
ठीक है, ये देखो आई बोल रहा है, तो प्रिंसिपल जो हेड टीचर है वो अपने हिसाब से कुछ भेज दे रहे हैं, लेकिन पत्र में ऐसा नहीं हो सकता है। जिसमें फिर उसके बाद है ब्रजेश कुमार, जो नाम है यहाँ पर साइन कर दिया है अपना कोई। फिर उसके बाद ये अपना डेजिग्नेशन, ये पद कि भैया कौन भेज रहा है, तो हेड टीचर ने लिखा है। दूसरा सवाल हम बता देते हैं, तो आपको हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। इसको देखकर आप लिख सकते हैं इसको खुद से, अब मतलब छापना ही है, छापना क्या है समझ कर छापना है, ऐसे नहीं। फिर दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है यू आर अशोक सैनी, मैनेजर स्पोर्ट्स पटना। आप अशोक सैनी हैं, मैनेजर हैं स्पोर्ट्स पटना में, सोनी स्पोर्ट्स पटना में। एक मेमोरेंडम लिखना है आपको किसको, एसपी जैन को, ये बताते हुए कि आप अक्षम हैं उनको एक जॉब देने में अपने फर्म में, यानी अपने कंपनी में उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, लेकिन आपको ये लिखना है कि आप अभी उनको जॉब नहीं दे सकते हैं। तो आप लोग ये खुद से कीजिएगा, जी हम फॉर्मेट बता दिए हैं, एक उदाहरण भी दे दिए हैं। जो आपको लिखना होगा कि अभी कंपनी में खाली स्थान नहीं है, खाली जगह नहीं है फॉर्म में, इसलिए अभी आपके जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया है। फिर जैसे ही कुछ होता है हम आपको, जैसे ही कोई नया जगह खाली होता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं ग्रामर पे आ गए हम लोग। तो ग्रामर में क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, ध्यान से पढ़िए इनको। क्या है, However, messages are not sent directly from the sender to the receiver. संदेश को सीधे तौर पर प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक नहीं भेजे जाते हैं। They are routed through a short messaging service center SMSC by the service providers. इसका पूरा हम हिंदी बता चुके हैं पहले ही, फिर से बता रहे हैं। जबकि वो एक रूट किए जाते हैं, कोई अन्य मार्ग से भेजा जाता है, जो कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर इसके द्वारा भेजा जाता है। बाय द सर्विस प्रोवाइडर, जो कि सर्विस प्रोवाइडर, जो कि सेवा प्रदाता द्वारा संचालित किया जाता है। क्या, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, लघु संदेश सेवा केंद्र, उसके द्वारा मैसेज को अन्य रास्ता दिया जाता है जाने के लिए। वी यूज, आपने देखा यहाँ पर कि हाउ एवर यहाँ पर शब्द आया है, उसी के बारे में है। वी यूज हाउ एवर व्हेन वी ऐड अ कमेंट विच इज सरप्राइजिंग और विच कॉन्ट्रास्ट विद व्हाट हैज बीन जस्ट सेड। तो हम लोग हाउ एवर तब प्रयोग करते हैं जब हम कोई ऐसी टिप्पणी करना चाहते हो, कमेंट यानी टिप्पणी करना चाहते हो जो कि सरप्राइजिंग हो, जो कि आश्चर्यजनक हो, या जो हमने जो अभी बात कही है उसका विरोध करें, उसके अगेंस्ट में चले जाए। मतलब हमने कुछ बोला और उसके बाद कुछ उसके विरोध में ही बोलना है, तो हाउएवर का प्रयोग होगा। जैसे में दिस वॉज एन इजी डिसीजन, ये एक आसान निर्णय था। इट इज हाउएवर अ डिसीजन दैट वी हैड टू टेक, लेकिन ये एक ऐसा निर्णय था जिसे हमें लेना ही पड़ता है, जिसे हमें लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पर देखो दो बातें, पहला है कि भैया ये बोल रहा है कि आसान निर्णय था, फिर कह रहा है इट इज, यह है हाउएवर, हालांकि। हाउएवर का हिंदी क्या होता है, हालांकि। ये एक ऐसा निर्णय था जिसे हमें लेना ही पड़ता है। वी हैड टू टेक इट, वी हैड टू टेक, हमें ऐसा निर्णय लेना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर दोनों बात एक दूसरे के विरोध में है। पहले तो आप बोल रहे हैं कि ये आसान निर्णय था, जब आसान निर्णय था तब क्यों इतना, जब आसान निर्णय नहीं था, जब आपको लेना ही था, तब कहीं इतना घोल माल कर रहे थे कि ऐसा निर्णय था जो कि हम लोग को लेना ही पड़ता है। जब लेना ही पड़ता को तो ले लीजिए, जब आसान था तब क्यों इतना आपको मुश्किल पड़ रहा था। Sometimes we use however before an adverb or adjective to emphasize that the degree of extent of something cannot change the situation. लेकिन हाँ, कभी-कभी समटाइम्स हम लोग हालांकि का जो प्रयोग है, हाउएवर का जो प्रयोग है, वो किसी एडवर्ब या एडजेक्टिव के आगे भी करते हैं। एम्फेसिस, ये बात बताने के लिए, एम्फेसिस मतलब दबाव डालना। तो इस बात पर दबाव डालने के लिए
कौन से बात पे, डिग्री ऑफ एक्सटेंट, एक्सटेंट यानी मतलब हद होता है, एक सीमा, लिमिट। तो उसके डिग्री को बताने के लिए कि भैया अब ये परिस्थिति नहीं बदल सकती है। जैसे में हाउएवर फास्ट ही रैन ही फेल्ड टू विन, हालांकि उसने बहुत तेज दौड़ा लेकिन वो जीतने से चूक गया। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर एक्सटेंट बताया जा रहा है कि भैया वो बहुत फास्ट दौड़ा लेकिन वो जीत नहीं पाया। तो यहाँ पर एक हद बताई जा रही ना कि जितना हो सकता था उसने, जितना उससे हो सकता था वो इतना तेज दौड़ा, जितना हो सकता था उतना वो तेज दौड़ा, लेकिन वो जीत नहीं सका। अब पहला एक्सरसाइज क्या है कि हाउएवर को जो दो ठो हमने पढ़ा। पहला क्या कि जब आपको कुछ आश्चर्यजनक या विरोध प्रकट करना हो उस वाक्य में, नहीं तो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के आगे किसी डिग्री ऑफ एक्सटेंट कोई चीज़ के बारे में कि अब भाई भैया अब ये परिस्थिति नहीं बदल सकती है, उसके बारे में बताना हो। तो हमने दो पढ़ा, तो बोला ये जा रहा है आपसे कि आपको इन दोनों फॉर्म्स का प्रयोग करना है 5-5 वाक्य में, मतलब 5 वाक्य में हाउएवर का प्रयोग करना है, जिसमें से वो इस बारे में है और दूसरा इस बारे में है। तो हमने लिख कर रखा है, हम दिखा देते हैं। हमने पूरा नहीं तो लिखा है लेकिन जितना लिखा है उतना दिखाते हैं पहले। जैसे मैं जो पहला क्या था कि विरोध प्रकट करना। पहला क्या था, विरोध या आश्चर्य। तो हम दिखाते हैं पहला, जैसे में ही वॉज फीलिंग वेरी इल, ही वॉज फीलिंग वेरी इल, वो बहुत बीमार महसूस कर रहा था। हाउएवर ही वेंट टू स्कूल, लेकिन फिर भी वो, हालांकि वह स्कूल गया। तो यहाँ पर है ना विरोध प्रकट हो रहा है, भैया वो बहुत, यह आश्चर्य भी प्रकट हो रहा है कि बहुत बीमार था, वो बहुत बीमार महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी वो स्कूल गया है, हालांकि वो स्कूल गया। दूसरा, द वेदर वाज सनी हाउएवर वी डिडंट गो आउटसाइड। यहाँ पर एक और बात, हाउएवर के बाद कॉमा का प्रयोग होता है, ठीक है। हाउएवर के बाद कॉमा का प्रयोग होता है कि जो वेदर था, जो मौसम था वो सुहावना था, सनी था, लेकिन हाउएवर हालांकि हम सब बाहर नहीं गए, हालांकि हम लोग बाहर नहीं गए, वरना जाते। तो यहाँ पर बोल रही है ये कि भैया मौसम तो बहुत अच्छा था लेकिन फिर भी हम लोग घूमने नहीं गए बाहर। फिर तीसरा, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन स्कूल, वो स्कूल में सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, सबसे अच्छा लगता है, सबसे अच्छा विद्यार्थी है। हाउएवर ही डजंट डू होमवर्क ऑन टाइम, हालांकि तब भी वो अपना जो होमवर्क है, जो गृह कार्य है, वो भी समय पर नहीं करता है। तो यहाँ पर विरोध हो रहा है। एक और तो बोल रहे हैं आपकी बेस्ट स्टूडेंट है, फिर आप बोल रहे हैं कि वो अपना होमवर्क भी टाइम पर नहीं करता है। फिर चौथा, आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। हाउएवर आई दैट ही इज अ गुड टीचर, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ या मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन हालांकि मैं इस बात से सहमत हूँ कि वो एक अच्छे शिक्षक हैं। यहाँ पर भी पहले तो तुम बोल रहे हो कि तुम पसंद नहीं करते हो, फिर बोल रहे हो कि आई एग्री दैट इज अ गुड टीचर, मैं इस बात से सहमत हूँ कि वो एक अच्छे शिक्षक हैं। फिर पाँचवा, ही इज रिच, वो अमीर है। हाउएवर ही इज नॉट हैप्पी, हालांकि फिर भी वो खुश नहीं है। मतलब अमीर है, हम लोग क्या समझते हैं कि अमीरी ही खुशी का एक पैमाना है, जो जितना अमीर रहेगा वो उतना खुश रहेगा, लेकिन ये वाक्य यही बता रहे हैं। तो हमने 5 वाक्य बता दिया। अब जो अगला जो था कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के आगे लग कर डिग्री ऑफ एक्सटेंट बताना, तो उसके लिए हमने 2 लिया है। अब आपको बाकी का आपको खुद से करना होगा, ठीक है। देखो पहला क्या है, हाउएवर गुड ही टॉट द स्टूडेंट्स फेल टू अंडरस्टैंड, मतलब जितना हो सके उतना वो अच्छा पढ़ाए। गुड क्या है, गुड है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का क्या है, एडवर्ब। मतलब इस हद को बताया जा रहा है कि भैया जितना हो सके उतना वो पढ़ाएं अपने लिमिट से। जो भी विद्यार्थी थे वो समझने में नाकाम रहे, ठीक है। फिर दूसरा, हाउएवर हार्ड वर्क सी डिड, उसने जितना हो सके उतना उसने कड़ी मेहनत की। सी डिडंट क्वालिफाई द एग्जाम, वो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकी। तो ये क्या हो गया, हार्डवर्क भी क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसके आगे हाउएवर लग गया। इस हद को बताने के लिए, इस सीमा को बताने के लिए जितना हो सकता था उसने मेहनत की है, ठीक है। तो अब बाकी का जो 3 तो है
वो आप लोग खुद से कीजिएगा, हमने जितना हो सके उतना लिख दिया है। अब बाकी का जो दूसरा जो बचा हुआ है वो भी देख लेते हैं हम लोग। क्या है देखो, व्हाट डू दी वर्ड्स मीन, ये जो शब्द हैं ये क्या बताते हैं, क्या है। यूज इट कैन और इट कैन नॉट, ये इट कैन का मतलब क्या होता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, आपको इट कैन या इट कैन नॉट का प्रयोग करना है जितने भी नीचे शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ को बताने के लिए। आप डिक्शनरी का प्रयोग भी कर सकते हैं यदि आवश्यक हो तब। वन इज डन फॉर यू, जैसे में वॉशेबल है, वॉशेबल मतलब क्या होता है, जो कि धोने योग्य है, यानी इट कैन बी वॉश्ड, जिसको धोया जा सकता हो। फिर दूसरा अनयूजेबल, यानी अनयूजेबल का मतलब क्या होता है, जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो आपको लिखना होगा, हम लिख नहीं रहे हैं, बता दे रहे हैं, इट कैन नॉट बी यूज्ड। फिर इसे इडिबल, जिसको खाया जा सकता हो, खाने योग्य, तो इसका क्या होगा, इट कैन बी ईटेन। फिर से इलिजिबल है, इलिजिबल यानी पात्रता होता है कि भैया, तो आपको लिखना होगा कि ये इलिजिबल है या नहीं है। फिर से उसके आगे है रीडेबल, कि इट कैन बी रेड, जिसको पढ़ा जा सके। फिर से इनविजिबल, इनविजिबल यानी जिसको इट कैन नॉट बी विजिबल, जिसको देखा नहीं जा सकता, वो क्या होगा, इनविजिबल। फिर से इनएक्सप्लिसिबल, इनएक्सप्लिसिबल यानी क्या होता है, अकथनीय, जिसका वर्णन नहीं हो सके। तो इससे क्या होगा, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेसिबल। फिर से डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल यानी छोड़ना, जिसको फेंक दिया जाता है, बोलते हैं ना भैया जाओ ये इसको डिस्पोज कर दो, तो डिस्पोजेबल यानी इट कैन बी डिस्पोज्ड। फिर से ऑडिबल, ऑडिबल यानी जिसको सुना जा सकता हो, तो इसका क्या होगा, इट कैन बी, जिसको सुना जा सकता हो। तो क्या हो जाएगा इसका आप लोग खुद से पता कीजिएगा, हम बता भी देंगे। इट कैन ऑडिबल, जिसको सुना जा सके। फिर आखिरी है जो 10वां नंबर, इन ऑडिबल, जिसको सुना नहीं जा सके, तो इट कैन नॉट बी ऑडिबल। तो ये जो बचा इलिजिबल बता दिए हैं, पात्रता, और जो इसमें जो बाकी रह गया जिसका हम अभी नहीं बता पाए हैं, वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है, अगला जो भाग हो, अगला जो चैप्टर शुरू हो गया उसमें भी हम ये जो दो जो बाकी है इलिजिबल और ऑडिबल, इसका बता देंगे। अभी सबका बता चुके हैं। अनयूजेबल, जिसका इट कैन नॉट बी यूज्ड, इनविजिबल इट कैन नॉट बी विजिबल। तो जो दो बचा ऑडिबल और इलिजिबल, इसका हम अगले भाग में आपको पूरा अच्छे से बता देंगे। अभी हमको पता है लेकिन कॉन्फर्म नहीं है, पूरे तरह से हम पुष्टिकरण नहीं किए हैं कि सही है या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए समाप्त करते हैं। हमारा इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अब जो अगला जो पाठ होगा टू मैनी पीपल या कोई अन्य पाठ, उसको हम लोग शुरू करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पता है लंबा हो चुका है, लेकिन हमने प्रयास किया है कि आपको समझ में आ जाए अच्छा से। मेमो भी हमने 20 मिनट बता दिए, उसी में लगता है ज़्यादा समय लग गया है आज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब चलते हैं, मिलेंगे अगले दिन। खुश रहिए, रिवीजन करते रहिए जो हम हमेशा बोलते हैं, और अंत में जय हिंद।